बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नोएडा में बैठे एक नाम की चर्चा बेगूसराय तक है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके नाम की चर्चा क्यों है। सर, मेरा सवाल यह है कि आपके नाम की बेगूसराय लोकसभा सीट पर बहुत तेजी से चर्चा है कि अब आप जो है कन्हैया कुमार के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मुझे ये लगता है कि अभी हम लोग बहुत प्रीमैच्योर बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली जिस कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो उनकी अपनी सीट भी कंफर्म नहीं है, उनका अपना टिकट भी कंफर्म नहीं है। उनकी पार्टी ने कहा ज़रूर है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो गठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे आरजेडी है, तो उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस का भी कोई पक्का रुख अभी तक आया नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिनकी आप बात कर रहे हो, उनकी उम्मीदवारी ही इस वक्त पक्की नहीं है। तो एक ऐसे मोड़ पे हम लोग इस मुद्दे पर क्या बात करें अधिक। सर, अगर बात करें जैसे कॉम्पिटिट करने की बात करते हैं अगर, तो आप कन्हैया कुमार को किस तरीके से देखते हैं, आप ये बताइए। नहीं, देखो, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर बात नहीं करना चाहता। ये बात ज़रूर है कि चूंकि मैं बेगूसराय का हूँ और बेगूसराय के लोग मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर से बेगूसराय की पहचान है। और चूंकि मैं एक लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं, काव्य के क्षेत्र में, हिंदी कविता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, पत्रकारिता में भी 20-22 सालों से हूँ। तो कई बार जो एक बेगूसराय के जो राष्ट्र प्रेमी धड़े के जो लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो दिनकर की विरासत, दिनकर की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं से ये सदमा पहुंचता है कि कोई जेएनयू देशद्रोह कांड का कोई आरोपी उनके इलाके से आकर चुनाव लड़े और जीतकर संसद में पहुंचे, तो लोगों को थोड़ी चोट पहुंचती है। और इसलिए वो सारे सारे नामों पर बात करते हैं, संभावनाएं टटोलते हैं, जो उनको लगता है कि हमारे इलाके की, हमारी मिट्टी की मान सम्मान की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं। अच्छा, अभिरंजन कुमार जो है वो राजनीति को कैसे देखते हैं? नहीं, राजनीति देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं राजनीति को अछूत मानता हूं। राजनीति से हमारा देश चलता है। नीति देखिए कोई अछूत चीज़ नहीं है। राजनीति से हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। हमारे देश की 130 करोड़ जनता का भविष्य तय होता है। तो इसे किसी दूर देश के और किसी दूसरे ग्रह की चीज़ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और राजनीति में अच्छे लोगों को आकर योगदान अपना करना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति में आजकल इतना अधिक कीचड़ हो गया है कि धनबल और बाहुबल का इतना अधिक जोर हो गया है, जातिवाद इतना अधिक हावी है, जनता के मुद्दों पर बातचीत कम होती है। तो इन वजहों से ये बात ज़रूर है, खर्चीला बहुत हो गया है राजनीति करना, चुनाव लड़ना, सामाजिक कार्य करना। तो अच्छे लोग जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ से कतराते हैं। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि राजनीति अगर सरस्वती माता के आसन का कमल बनकर रहे तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और अगर राजनीति सिर्फ लक्ष्मी माता के उल्लू की तरह देश की हर शाख पर बैठकर एक अलग तरह का खेल रचे, तो फिर इसके लिए जो है कुछ न कुछ समाधान ढूंढने की ज़रूरत होगी। आपने कमल की बात की, मेरा सवाल अगला यह है कि क्या अगर कमल का फूल आपको टिकट ऑफर करता है तो कितने तैयार हैं अभिरंजन कुमार? सरस्वती माता का सिंहासन है और उसमें कमल के फूल का उपयोग होता है। हम तो लेखक हैं, पत्रकार हैं, सरस्वती माता के पुत्र हैं और उनकी उपासना में रहते हैं। और हर लेखक, हर पत्रकार अपने को सरस्वती पुत्र समझता है। इस नाते देखिए, मैं भी समझता हूँ कमल के फूल अगर आपका चुनाव चिन्ह और बीजेपी की तरफ इशारा है, तो मैं देखिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी इस तरह की बातें करना बहुत प्रीमैच्योर होगा। ये तो देखो, बेगूसराय की जनता तय करेगी कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा और बेगूसराय की जनता की भावनाओं के आधार पर ही मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल फैसला करेगा
मैं एक लेखक हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मुझे लगता है कि अभी इस बारे में बात करना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा। अच्छा, क्या तैयारी है, ये बताइए, तैयारी है आपकी? अगर कल वो टिकट मिल जाता है तो क्या कन्हैया कुमार को किस तरीके से आप मात देंगे चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में? नहीं, मैंने ये इसीलिए कहा ना कि ये बहुत प्रीमैच्योर बातचीत है। अभी इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बातचीत करने का कोई मुद्दा है। अभी तो राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है। अभी तो कोई तस्वीर साफ नहीं है, न इधर से साफ है न उधर से साफ है। तो ऐसे समय में इस मुद्दे पर बातचीत करना प्रीमैच्योर है। तैयार है ये तो बताइए। नहीं, तैयारी की क्या बात होती है? तैयारी की क्या बात होती है? मुझे एक बात आप बताइए, जो देश की सीमा पर सैनिक तैनात है, क्या आप उससे पूछेंगे कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है कि नहीं है? तो 24 घंटे तैयार वो 24 घंटे तैयार है। आप भी तैयार हैं? नहीं, मैं ये चीज कह रहा हूं कि हर व्यक्ति तैयार होता है। हर व्यक्ति नई भूमिका के लिए, नई चुनौतियों के लिए, नई जिम्मेदारियों के लिए, नई लड़ाई लड़ने के लिए, हर व्यक्ति जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो हर व्यक्ति तैयार होता है। इसमें इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखने की कोई बात नहीं है। हम तो लगातार तैयार हैं, हम लगातार हर रोज लिखते हैं, हम हर रोज बोलते हैं कुछ न कुछ। हम हर रोज जो है, जितनी मेरी हैसियत है, सरस्वती ने जितनी मुझे जिम्मेदारियां, ड्यूटी सौंपी है, उसके हिसाब से हर रोज मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। तो अच्छा, ये बताइए कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के आरोप हैं, चार्जशीट दाखिल है, उसमें उनका नाम है, तो आप उनका अस्तित्व और वजूद क्या देखते हैं बेगूसराय में? नहीं, अस्तित्व और वजूद की बात नहीं है। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी तैयार की है। तो अंतिम फैसला तो देखिए कोर्ट ही करेगा कि वो गुनहगार हैं कि नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहता हूँ कि जो मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं, चूँकि हम भी 20-22 साल से पत्रकारिता में हैं, और मैं तो उस JNU कैंपस से पढ़ा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का 1997-98 बैच का मैं टॉपर हूँ। तो मैं तो उस कैंपस में रहा भी हूँ, उस कैंपस से मैंने पढ़ाई भी किया है। तो मेरे जो इंटरनल सोर्सेज हैं देखिए, तो उसके मुताबिक कन्हैया कुमार न सिर्फ घटना के वक्त, जो देशद्रोह की घटना थी, देश विरोधी नारों की घटना थी, न सिर्फ उस वक्त वो मौजूद थे, बल्कि उस नारेबाजी में भी वो शामिल थे। ये मेरे इंटरनल सोर्सेज बताते हैं। और जो इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के जरिए प्रूफ किए जा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मेरे ख्याल से जब फरवरी 2016 में ये घटना हुई थी, जिस दिन देश विरोधी नारे लगे वहां पर, तो उस नारे की धुन आपको याद होगी, उस नारे का ट्यून आपको याद होगा, हम क्या चाहते आजादी, बंदूक के दम पे आजादी। आप उस चीज को याद करें। ये ट्यून कहां से आई? क्या देश ने इस बारे में सोचा है? ये ट्यून कहां से आई? ये ट्यून बेसिकली वो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जो हमारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा जो कश्मीर है, वहां पर इस तरह का होता है। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर इस ट्यून पर आधारित नारे लगाए जाते हैं। इन लोगों की शह पे हमारे हिस्से वाले कश्मीर में भी, जो अभी हमारे कब्जे में है, वहां पर भी इस तरह के नारे कुछ अलगाववादी नौजवानों को पैसे देकर भाड़े पर लगवाते हैं। तो ये ट्यून आप देखिए कि कहां से। आप ये बताइए मुझे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां आज करीब करीब 94-95 साल से एक्टिव हैं। क्या आपने किसी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से कभी भी 94-95 साल में इस धुन पर आधारित, इस ट्यून पर आधारित नारे सुने थे? हुआ यूं कि जब JNU में कुछ कश्मीरी छात्रों ने, जिसमें कि ये सारे लोग शामिल थे वहां पर, उसको शह देने के लिए मौजूद थे वहां पर, इन लोगों ने वे नारे लगाए। उसके बाद खलबली मच गई। अब क्या करें, कैसे बचाएं? तो आप जानते हैं कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो जो क्रिमिनल होता है वो वकील को ढूंढता है। वकील उसको बताता है, 4 तरह की काट बताता है कि इसकी काट ये हो सकती है, ऐसे बोलना, पुलिस को ऐसे बयान देना, कोर्ट को ऐसे बयान देना, मीडिया में ये बोलना, समाज को ये कह के बरगलाना, भरमाना। तो ये चीजें होती हैं। इनके भी वकील सारे जो थे वो एक्टिव हो गए कि अब ठीक है, ये तो इन्हें तो तब तक पता नहीं था कि नारे लग गए,
विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, सामने आ गई चीजें। तो अब क्या करें? क्या इनको डाउट था कि क्या मेरा भी फुटेज हो सकता है? अगर मेरा फुटेज होगा तो फिर मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूंगा? देशद्रोह के नारे लगाते हुए उनको पता नहीं था ना कि मेरा फुटेज है या नहीं है, आपको तब तक मालूम नहीं है। तो इनके मन में संदेह हुआ कि हो सकता है हमारा भी फुटेज हो। तो इनके जो वकील थे, वो चाहे इनकी पार्टी के नेता ने इनके लिए वकील का काम किया, या प्रोफेशनल पेशेवर वकीलों ने इनके लिए वकील का काम किया, या कुछ अन्य बुद्धिजीवियों ने इनके लिए वकील का काम किया, इन लोगों ने इनको यह सलाह दी कि तुम इसी धुन पर एक नया नारा गढ़ लो और बोलो कि मैं वो नारे तो लगा ही नहीं रहा था, मैं तो लगाता हूं आजादी का नारा। हमें क्या चाहिए? भूख से आजादी। हमें क्या चाहिए? गरीबी से आजादी। हम क्या चाहते? सामंतवाद से आजादी। तो जेएनयू की देशद्रोह की घटना के 2 दिन बाद यह नारा कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता या छात्र नेता के मुंह से पहली बार जन्मा। यह नेता मूल रूप से पाकिस्तानियों का यह नारा है। यह नारा मूल रूप से पाकिस्तानियों का नारा है। पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी भारत के कश्मीर में भाड़े पर ये नारे लगवाते रहे हैं। इस नारे को कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी नेता ने उस घटना से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। उस धुन को उस घटना के 2 दिन बाद कन्हैया कुमार जी द्वारा, मैं उसी तरह से बोल रहा हूं जैसे कई लोग बोल देते हैं मसूद अजहर जी, हाफिज सईद साहब। तो आप ये सोचो कि 2 दिन के बाद ये भूख से आजादी, गरीबी से आजादी, और आप ये बातें करके क्या इस देश की जनता को भरमा सकते हैं? और उसके बाद तो इन लोगों ने मखौल बना दिया। अब उस धुन पे आप जो है गाने बना रहे हो, गा रहे हो, डफली बजा रहे हो, आप आसमान की तरफ ताकते हुए। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये फेस सेविंग की एक्सरसाइजेज थी। तो मैं ये मानता हूं, जब आप पूछ रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि जेएनयू में उस दिन पक्के तौर पर देशद्रोह की घटना हुई, देश विरोधी नारे लगाए गए, और पुलिस की चार्जशीट में जिन 10 लोगों के नाम हैं और जो बहुत सारे अनाम लोग हैं उनके बारे में कोर्ट फैसला करेगा, और जो कोर्ट फैसला करेगा वही अंत में माना जाएगा। लेकिन मेरे इंटरनल सोर्सेज और इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के सहारे मैं आपको बता सकता हूं कि कन्हैया कुमार देशद्रोह की उस घटना में शामिल थे, और उन्होंने उस घटना में नारे भी लगाए थे। अपने बचाव में उन्होंने भूख से आजादी के नारे गढ़े बाद में 2 दिन बाद। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि अभिरंजन कुमार की राजनीति कितनी अलग होगी बाकी जो राजनीति अभी राजनीति माहौल है उससे? नहीं, राजनीति मैंने आपसे कहा कि अगर राजनीति सरस्वती माँ के आसन का कमल हो तो राजनीति अच्छी चीज़ है, वरेण्य है, स्वीकार्य है। अगर लक्ष्मी मैया का उल्लू बन के काम करना हो तो इस देश की हर शाख पर पहले से बहुत सारे उल्लू बैठे हुए हैं, तो वो हमारा मकसद नहीं है। राजनीति देखो कभी भी, मैं कहता हूँ आज हो, कल हो, परसों हो या ना हो, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, मैं तो अभी कोई कंफर्मेशन किसी चीज़ पर दे नहीं रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी बातें प्रीमैच्योर हैं, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के लिए कहता हूँ जो व्यक्ति राजनीति में है, मैं ये मानता हूँ कि उसको जन सरोकार से जुड़ना चाहिए, जनता के हितों से जुड़ना चाहिए, संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। जातिवाद और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप बताओ, इतनी सोने की चिड़िया हमारी, इतना खूबसूरत देश, इतनी सारी जातियों में बटा है, आप 5 साल आप कुछ भी बातें करते रहो, लेकिन चुनाव आते ही वही जात, वही धर्म, वही सारी बकवास शुरू हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है और जनता के मुद्दों पे बात हो। और राजनीति सिर्फ आज की राजनीति नहीं हो, भविष्य की राजनीति भी हो। 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश देना चाहते हैं, कैसी दुनिया देना चाहते हैं, इस चीज़ पर भी बात हो। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम अगले 20-25 साल का लक्ष्य लेकर चलें, और अगले 20-25 साल को लक्ष्य में रखकर चरणबद्ध तरीके से काम करें। राजनीति में मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है जो 5-5 साल के बाद भगोड़े साबित होते हैं, भगोड़े सांसद साबित होते हैं। आपने आज का चुनाव, इस साल का चुनाव आपने लड़ा एक लोकसभा सीट से या विधानसभा सीट से, 5 साल के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती उस लोकसभा सीट में दोबारा जाने के लिए, इसका मतलब आप फेल्योर हैं।
राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं होती कि आपको उसी लोकसभा सीट से दोबारा आपको टिकट दें। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक लोकसभा सीट पर 15-15, 20-20, 25-25 साल तक करते हैं काम। तो मैं ऐसे लोगों को मानता हूं कि पब्लिक के बीच में उन्होंने कुछ काम किए होंगे, तो मैं कहता हूं कि अपवाद होते हैं। लेकिन जो ये आजकल एक भगोड़े नेताओं का चलन चला है कि आप इलाके में गए 5 साल के बाद, चुनाव से पहले आप काफी घुले मिले लोगों से, चुनाव के बाद आप नजर नहीं आए, 5 साल के बाद आपको हिम्मत नहीं होती वहां पर दोबारा जाने की। रंजन जी, मेरा अगला सवाल यह है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार एक फेस वैल्यू बन चुके हैं। जिस तरीके से वो चैनल पे बैठते हैं, राजनीति कर लिया, भले ही आप भी जेएनयू से निकले, वो भी जेएनयू के, आप जेएनयू के एकेडमिक टॉपर रहे हैं, वो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अगर मैदान में होते हैं तो आप कैसे देखते हो? मैं यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं देखो ये कह रहा हूं कि सारी बातचीत अगर आप एक नाम पर केंद्रित करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं मानता कि उस नाम की बेगूसराय में कोई अहमियत है। दिल्ली के मीडिया में चाहे जितनी भी बातें आप लोग कर लें, लेकिन बेगूसराय की जो जनता है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। वो राष्ट्र प्रेम की धारा वहां पर बहती है। वहां से जो बगल में गंगा गुजरती है, गंगा नदी, वो राष्ट्रवाद की गंगा है, वो देश प्रेम की गंगा है, वो पवित्र विचारों की गंगा है, वो शांति की गंगा है। मैं नहीं मानता कि एक व्यक्ति पर जो है मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बात करे, लेकिन आप योगदान बताओ ना मुझे, आप मुझे योगदान बताओ। एक कोई कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो अगर आप लोगों ने बदनामी को ही नाम का पैमाना मान रखा है तो आप लोग इसकी चर्चा कीजिए। मैं तो मुद्दा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि बेगूसराय की जनता अपने मान सम्मान की, गरिमा की रक्षा के लिए चुनाव में बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए ईटीवी से लिए। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, लेकिन उन्होंने बताया है कि सैनिक की तरीके वो भी तैयार है अपनी जनता के लिए। नोएडा से ईटीवी भारत के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।